दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 26 अप्रैल 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। दो तीन बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए। तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, इसलिए ताकि देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को ये पता चल सके कि अब ठगी पीड़ितों का भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत आरंभ हो चुका है। और इस कानून ने देश की तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को भुगतान की गारंटी देते हुए ये कहा है कि जो भी व्यक्ति किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह की ठगी का शिकार हुआ है तो उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में सरकार उसे वापस करेगी। कंपनी बंद हो गई थी, भाग गई थी या सरकार ने बैन कर दी थी तो इसलिए भी हमारी बातों को देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक आपको पहुंचाना है, ताकि सब लोगों को इस कानून के विषय में पता चले और वो सब अपने भुगतान का दावा अपने अपने नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी बट्स एक्ट 2019 के यहाँ करके अपना पैसा वापस ले सकें। तो साथियों, इस काम को तमाम साथी कर लेंगे, इसमें कोई पैसा वैसा खर्च नहीं होता है। थोड़ा सा उंगलियों को कष्ट अवश्य देना पड़ता है, लेकिन ये कष्ट दे लोगे तो न केवल आपका भुगतान हो जाएगा बल्कि आपके तमाम उन निवेशकों का भी भुगतान हो जाएगा जिनके भय के कारण आप उनसे नज़रें नहीं मिला पाते हैं। कहीं कोई निवेशक पुलिस में शिकायत कर देता है तो आप घर द्वार तक छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं। अब आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने निवेशकों को यह बताने की ज़रूरत है कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम नाम 2019 नाम का ये कानून बन गया है, जो देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है। ये किताबें खरीद लें तमाम साथी, हमसे मंगवा लें, हम भेज देंगे आपको। कोताही ना बरतें बिल्कुल भी कोई भी साथी इसमें। और दोस्तों, खबरें दो, एक तो वाराणसी से बहुत अच्छी खबर आई है। वाराणसी के कमिश्नर साहब ने जो रिपोर्ट मांगी थी उनसे, अपने तमाम जिलाधिकारियों से, वाराणसी डिवीज़न के अंतर्गत जो जिलाधिकारी हैं उनमें से जिलाधिकारी वाराणसी के कार्यालय ने ये रिपोर्ट, मैं अभी फेसबुक पर लगा रहा हूँ, वहाँ जा कर के देख लेना, मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी आईडी है। ये रिपोर्ट जिलाधिकारी वाराणसी ने कमिश्नर साहब को भेज दी है साथियों। और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि मैं लगभग 800 आवेदन पत्र वाराणसी के लोगों के, जो बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत उन्होंने अपने भुगतान के दावों के लिए किए थे, उनको जांच करके अपर आयुक्त प्रशासन वाराणसी मंडल वाराणसी की न्यायालय को भेज दिया गया है, जहां अब इन पर भुगतान की प्रक्रिया आरंभ होगी। जो आवेदक हैं यानी ठगी पीड़ित जमाकर्ता या निवेशक जो हैं, उनके बयान होंगे, उनके एफिडेविट फाइल होंगे और उन कंपनीज को या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को नोटिस जाएगा भुगतान के लिए, जिन पर भी इन आवेदकों ने अपनी जमा राशि को हड़पने के आरोप लगाए हैं। दोस्तों, ये एक तरह के समझौता अधिकारी होते हैं। इनकी बात को, इनके आदेश को अगर आरोपी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मान ले और 7 दिन से लेकर 60 दिन के अंदर अंदर पीड़ित आवेदक का भुगतान कर दे, दोनों में समझौता हो जाए तो केस वहीं क्लोज कर दिया जाता है। और अगर समझौता नहीं होता, ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक पीड़ित का पैसा वापस नहीं करते, तो उनके खिलाफ ये जो
न्यायालय होता है अपर आयुक्त का या आयुक्त का, ये अपनी रिपोर्ट बनाकर बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत गठित विशेष अदालत को, एफटीसी फास्ट ट्रैक कोर्ट को भेज देती है और जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह ठगों की होती हैं उनको चिन्हित करके उनको जब्त करने की और नीलाम करने की अनुमति अदालत से लेकर के उनको नीलाम करके आवेदकों का भुगतान कर देती है। ये प्रोसेस है इसका। तो ये प्रोसेस अब वाराणसी से शुरू हो गया है दोस्तों। ये जिलाधिकारी महोदय ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है कि साहब हमने 800 लोगों के वो आवेदन हमें प्राप्त हुए थे बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत, वो हम आपको उचित कानूनी कार्रवाई हेतु भेज रहे हैं जैसा कि आपका आदेश था। इसके अलावा जो पीआईडी पोर्टल है वहाँ पर भी कुछ लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई थीं, वो भी चूँकि जो पोर्टल पर करा रहे हैं वो शिकायतें भी उनके होम डिस्ट्रिक्ट को आती हैं और उन पर भी वही कार्रवाई होनी होती है जो हम बाई हैंड दे करके आते हैं साथियों। तो ये एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि चलो कहीं ना कहीं से शुरुआत हो रही है। तो जो लोग ये दुष्प्रचार करते हैं कि अभी नियमावली तय नहीं हुई है, बर्ड्स एक्ट लागू नहीं हुआ है, उनके मुंह पर भी ये करारा तमाचा है कि जब बर्ड्स एक्ट लागू नहीं हुआ तो ये प्रक्रिया किस लिए की गई है। इस प्रक्रिया का मतलब है कि बर्ड्स एक्ट लागू हो चुका है। इसी तरह की एक खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश के ही मिर्ज़ापुर से है। न्यायालय अपर जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर ने एक रिपोर्ट बना करके ये भेजी है और इन्होंने ये अपने जो जितने भी इनके वो हैं अधीनस्थ तहसीलदार और नायब तहसीलदार उन सबको निर्देशित कर दिया है कि बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत संलग्न ऑनलाइन शिकायती पत्रों का नायब तहसीलदार से जांच कराते हुए आख्या तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ऐसा डीजी उत्तर प्रदेश का आदेश है। तो इस तरह की जो ये प्रक्रियाएं दोस्तों आरंभ हो रही हैं, उत्तर प्रदेश के ही मैंने ये दोनों उदाहरण बताए हैं आपको। वैसे तो ये तमाम जगह पर चल रहा है, क्या गुजरात, क्या झारखंड, क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तराखंड, क्या दिल्ली, क्या हरियाणा, क्या कर्नाटक, क्या महाराष्ट्र, सभी जगह, केरल, तमिलनाडु समेत सभी जगह बर्ड्स एक्ट पर कार्रवाई होना आरंभ हो गई है। इसलिए अब आपको तनाव नहीं लेना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि गंभीरता के साथ इस अभियान में जुट जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किए हैं वो तुरंत आवेदन करें और अपना भुगतान लें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक बुरी खबर भी है। हमारे एक साथी थे, आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित थे, चंपालाल जैन साहब, बड़े सक्रिय कार्यकर्ता थे। वो लड़ाई लड़ते लड़ते दुनिया से विदा हो गए हैं। चंपालाल जैन साहब को कई दिन हो चुके हैं विदा हुए दुनिया से, लेकिन उनका आज मुझे याद इसलिए आया दोस्तों कि वो भी बर्ड्स एक्ट को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। वो भी कभी लिक्विडेटर के पीछे पड़े रहते थे, कभी हाई कोर्ट के, कभी सुप्रीम कोर्ट के, और वर्ष 2018 से वो लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन बर्ड्स एक्ट पर वो चर्चा नहीं करते थे। मैंने उन्हें कई बार कहा कि जैन साहब आप बर्ड्स एक्ट पर इतनी ताकत लगाओगे तो इससे जल्दी समस्या का समाधान होगा और एक माहौल बनेगा आंदोलन का भी, भुगतान का भी, और उससे तमाम निवेशकों को, एजेंट और एडवाइजर साथियों को ताकत मिलेगी। लेकिन उन्होंने हमारी बात पर पूरी तरह अमल नहीं किया। कुछ अमल किया लेकिन पूरी तरह अमल नहीं किया और वो लड़ते लड़ते दुनिया से चले गए साथियों। मैं सहारा और आदर्श के लोगों को ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, तुम जो ये लिक्विडेटर के चक्कर में फंसे हुए हो, सहारा सीआरसी पोर्टल के चक्कर में फंसे हुए हो और बर्ड्स एक्ट पर मौन साध जाते हो या बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत अपने आवेदन नहीं कर रहे हो, मुकदमे दर्ज नहीं करा रहे हो, या बहुत भारी भूल कर रहे हो। कई लोग आप में से कहते हैं कि साहब सुब्रत राय से कांग्रेस की दुश्मनी थी, कांग्रेस ने उसको जेल भेज दिया था,
इसलिए वो भुगतान नहीं कर पाया। कई लोग पीएसीएल वाले पर भी ऐसे ही कहते हैं कि साहब पीएसीएल ठीक से भुगतान कर रही थी लोगों का, लेकिन सरकार को चंदा नहीं दिया उसने, इसलिए उसको जेल भेज दिया, कंपनी बैन कर दी गई। दोस्तों, ऐसा नहीं था। वो दौर न्यायिक सक्रियता का दौर था। तुम भूल बहुत जल्दी जाते हो। याद करो, 2011 से लेकर 2014 तक देश में न्यायिक सक्रियता इतनी तेजी से बढ़ गई थी कि तमाम तो मिनिस्टर और सांसद जेल जाने लगे थे। लगता था कि वो कोई दागी व्यक्ति न एमएलए बन पाएगा, न एमपी, न मिनिस्टर। कितने ही दर्जनों मंत्री, सांसद, विधायक जेलों में ठूंस दिए थे। इतना ज़बरदस्त एक्टिव हो गया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोक आयोग। सुब्रत राय भी उसी दौर में जेल भेजा गया था, क्योंकि उसने ये कन्वर्जन का खेल रच के करोड़ों लोगों को चीट किया था। वो किसी सरकार की दुश्मनी नहीं थी, वो न्याय की सक्रियता थी। दोस्तों, देश की जनता न्याय के पक्ष में उठ खड़ी हुई थी, तो न्यायपालिका निर्भय होकर ठगों पर, अपराधियों पर, करप्ट लोगों पर लगातार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही थी और तमाम ठगों को भी जेल भेजा जा रहा था। ये जितनी भी कंपनी थी, चाहे पीएसीएल पल्स हो, सहारा हो, रोज वैली हो, पिनकोन हो, समृद्धा हो, साईं प्रसाद हो, साईं प्रकाश हो, श्री राम रियल एस्टेट हो, पिनकोन हो, अपना लोकहित भारती मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जितनी भी थी इस तरह की ज़्यादातर कंपनी उसी दौर में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट की मदद से, सहायता से बैन कर दी गई थी, चूँकि ये सब सेबी रूल्स रेगुलेशंस का उल्लंघन करके गलत तरीके से पोंजी स्कीम्स चला रही थी। और चूँकि सेबी ऐसी अथॉरिटी है कि उसको ठग कब्जे में कर लेते थे, लेकिन सेबी ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया और उन तमाम ठगों पर शिकंजा कसवाया और ज़्यादातर को जेल के सींखों के पीछे डलवा दिया। साथियों, ईमानदार न्यायाधीशों के कारण आज वो न्यायिक सक्रियता खत्म हो चुकी है। लगभग कोई नहीं पूछता किसी से कि यार ये तो दागी था, इस पर करप्शन के आरोप थे, मर्डर के थे, रेप के थे, ये कैसे सांसद बन गया, कैसे मिनिस्टर बन गया, कैसे एमएलए बन गया, कोई नहीं पूछता है। केवल सरकारों के झमेले में हम फंस गए कि यार पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार आ गई, मोदी जी को चंदा नहीं दिया तो मोदी जी ने कंपनीज को बंद कर दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों। नेता तो इतने चालाक होते हैं कि वो कार्रवाई भी करते हैं और चंदा भी वसूलते रहते हैं, बल्कि जिन पे कार्रवाई करते हैं उनसे ज़्यादा चंदा वसूल लेते हैं, ब्लैकमेल कर लेते हैं। सुब्रत राय तो ऐसा आदमी था जो सबको चंदा देता रहता था, चाहे कांग्रेस वाले हों, बीजेपी वाले हों, आम आदमी वाले हों, जो भी, सबको चंदा दिया उसने। पहले सब उसके चीज़ों को लेकर के जेब में घूमा करते थे। कभी राहुल गांधी दिखाते थे कि मोदी को चंदा दिया है, कभी अरविंद दिखाता था। अब कभी बोलते हैं? कोई नहीं बोलता। हमारे पत्रकार भी ये सवाल नहीं पूछते, न प्रधानमंत्री से, न गृह मंत्री से, न विपक्ष के नेताओं से, न किसी मुख्यमंत्री से, कि जब देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर दे दिया गया, तो इस कानून पर कोई भी पॉलिटिशियन बोलता क्यों नहीं है? इस पर पूछना चाहिए सवाल हमारे पत्रकारों को। लेकिन चूंकि वो तो खुद ठगों के ही यहाँ नौकरी करते हैं बेचारे, पत्रकारों की भी क्या गलती है? जितना भी बड़ा मीडिया है वो सब ठगों द्वारा ही तो संचालित है। आप तो सब भली भांति जानते हैं। आदर्श भी मीडिया मालिक था, पल्स वाला भी मीडिया मालिक था, सहारा वाला भी है, साईं प्रसाद वाला भी है, समृद्धा वाला भी है। ऐसा कौन ठग था जिसने अपना न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर ना चलाया हो? तो मीडिया से, पॉलिटिशियंस से ज़्यादा उम्मीद रखना साथियों हानिकारक है, उसका लाभ नहीं होगा। ज़्यादा उम्मीद आप कानून से रखिए, स्वयं से रखिए। और जब आप स्वयं जागरूक हो जाओगे, संगठित हो जाओगे, अपना अधिकार का प्रयोग करोगे, तो यही न्यायपालिका जो निष्क्रिय हो चुकी है, जो पहले 2012 में ये कह रही थी कि सुब्रत राय 90 दिन के अंदर अंदर, सेबी को कह रही थी कि सुब्रत राय की प्रॉपर्टी बेचो, सीज करो, नीलाम करो, 90 दिन के अंदर 3.5 करोड़ लोगों का पैसा 15% ब्याज सहित वापस करो। पीएसीएल को कह रही थी
कि 6 महीने में PACL के विक्टिमों का पैसा वापस करो 9% ब्याज के साथ। आज वही न्यायपालिका हाथ पर हाथ धरे बैठी है, बल्कि गैरकानूनी काम कर रही है। सहारा CRC पोर्टल लॉन्च करवाकर सेबी से पैसा दिलवाकर ये नहीं कह रही कि सेबी ने अब तक क्यों भुगतान नहीं किया, सेबी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई नहीं कर रही है। इन चीज़ों को सबको समझो दोस्तों। अगर आपने न्यायपालिका को ताकत दी, अपनी एकता दिखाई, तो सारा सिस्टम एक तरफ धरा रह जाएगा। आपका भुगतान एक दिन में हो जाएगा, वाट्स एक्ट के अंतर्गत हो जाएगा। अगर आप सब इस कानून के पक्ष में खड़े हो जाएं, इस कानून का प्रयोग करें, इसका विरोध ना करें तो। लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे दोस्तों, ये बहुत दुखद बात है। आप सबको वाट्स एक्ट का प्रयोग करना चाहिए। और चूंकि आम चुनाव का दौर चल रहा है, ऐसे समय में आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। भुगतान पाना तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन आप निष्क्रिय हो गए हैं, उदास हो गए हैं, चुनाव में उलझ गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में उलझ गए हैं। बहस आपको भुगतान को लेकर करनी चाहिए, वाट्स एक्ट को लेकर के करनी चाहिए, लेकिन आप दूसरी चीज़ों को लेकर के बहस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई बहका देता है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, कोई हाई कोर्ट बहका देता है तो हाई कोर्ट चले जाते हो। लेकिन जिस वाट्स एक्ट से आपको जीवन का भुगतान का अधिकार मिला है, आप उस कानून को नकार देते हैं, भूल जाते हैं। दूसरी तरफ अपने दिमाग को डाइवर्ट कर लेते हैं ठग और उनके दलालों के बहकावे में आकर। दोस्तों, अभी समय है, अभी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। सब वाट्स एक्ट 2019 का प्रयोग करो, जमकर करो, इसको चर्चा में लेकर के आओ। हर राजनेता के ज़ुबान पर ये एक्ट होना चाहिए, आप सबकी ज़ुबान पर होना चाहिए, ताकि आपके संगठन के समक्ष, आपकी जागरूकता के समक्ष पूरा बेईमान सिस्टम झुके। और जो आपका अधिकार है भुगतान का, कि आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपको आपके जिलाधिकारी के माध्यम से मिलना चाहिए, आपको कहीं दर दर ना भटकना पड़े, वो हो सकता है। दोस्तों, हमारी बात जिन साथियों ने मानी है अब तक, उन सबको लाभ हुआ है। उनको कहीं किसी से सुरक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। किसी एक भी व्यक्ति को जो हमारे संगठन से जुड़ा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब से उसके खिलाफ न कहीं मुकदमा बना, न उसे जेल जाना पड़ा, न उसे किसी निवेशक ने डराया धमकाया, न उसके साथ कोई जबरन धन वसूली कर पाया। चूँकि हमने कानून का और सत्य का मार्ग बताया तमाम साथियों को, और कानून में और सत्य में इतनी ताकत है दोस्तों कि संसार में कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता, न आज, न कल, न भविष्य। हमेशा सत्य जीतेगा, कानून जीतेगा, हम जीतेंगे। और आप अगर हमारे साथ जुड़ोगे तो आप भी जीतोगे। तो आइए, आप सबका स्वागत है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार में। सब साथी हमारे संगठन से जुड़ें, सब साथी इस कानून का अध्ययन करें, अपने अधिकारियों को कराएं, अपने साथियों को कराएं, अपने निवेशकों को भी कराएं कि भाई ये कानून है, इसकी ये धारा ये कहती है, बताइए सबको, ताकि आप सबको भय से मुक्ति मिल सके और आप भयमुक्त होकर अपना और अपनों का भुगतान प्राप्त कर सकें। मेरा नंबर नोट कर लें, 7827581213। जो भी आपको जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज भेजकर या कॉल करके ले सकते हो। और चूँकि बड़ा आंदोलन है, बड़ा मिशन है, इसलिए आप सबका आर्थिक सहयोग भी ज़रूरी है। अगर आप आर्थिक सहयोग नहीं करेंगे तो ये लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाएगी। अभी पूरे देश में 1 मई से हमको पुनः जन जागरण के लिए निकलना है मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत। तो उसमें सभी साथी जो भी संभव हो, जो जितना कर सके, थोड़ा थोड़ा धन का भी त्याग करें, आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान करा सकें और अपने पावन पवित्र राष्ट्र को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। डिस्क्रिप्शन में दोनों नंबर दे रहा हूँ, वहाँ देख लेना, आर्थिक सहयोग वाला भी और व्हाट्सएप और कॉलिंग वाला भी। तो मिलते हैं कल फिर। जय हिंद, जय भारत साथियों।